नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विश्व भूगोल का पार्ट 11 कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं अवसादी चट्टान, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और इससे जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो दिया गया है कि जो अवसादी चट्टान होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, नमक की चट्टान और सेल खड़ी आदि। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रकृति के कारक, यानी कि जो भी प्राकृतिक कारक मतलब क्या होता है कि जो भी नेचुरल फैक्टर है उसके द्वारा छोटी छोटी जो चट्टान होती है उसका निर्माण होता है। ठीक है, किसी स्थान पर वो धीरे धीरे जमा हो जाता है और बाद में बहुत समय बाद दबाव से, यानी कि प्रेशर से या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है उसके वजह से क्या होता है कि वो जो परत होता है, परत जैसा ठोस रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर लेयर बन जाता है और वो हार्ड हो जाता है और उन्हें ही अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, उसके अलावा नमक की जो चट्टान होती है, सेल खड़ी, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे अवसादी जो चट्टान है उसके रूपांतरण दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया कि अवसादी चट्टान का रूपांतरण, तो अवसादी जो हो गया वो और उसका कायांतरित क्या होता है, तो जो सपिंड होता है, ठीक है, सपिंड, तो सपिंड हिस्ट सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, बलुआ पत्थर की बात करें तो क्वार्टाइज्ड में बदल जाता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में, और लिग्नाइट जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला में। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो क्या होता है कि एंथ्रासाइट में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि जो अवसादी चट्टानें परतदार होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, परतदार, लेयर वाइज। जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर एक लेयर हो गया, फिर इसके नीचे एक लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे भी इस तरह से लेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद लेयर हो जाएगा। तो ये लेयर वाइज, इस तरह से लेयर वाइज होता है। ठीक है, लेयर वाइज लेयर ये होता है इस तरह से। मान लीजिए फिर इसके नीचे कोई लेयर हो गया, तो समझ गए, परतदार यानी कि लेयर वाइज होता है। अगर हम आगे बात करें तो इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। और ये जो मतलब अवसादी चट्टान होते हैं तो इसमें वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं उनका जीवाश्म यानी कि इनका फॉसिल्स जो होता है वो उसमें पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क हो गया, फॉस्फेट हो गया, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। तो ये जो चट्टान है इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, एक तो वनस्पति, उसके अलावा जीव जंतुओं का जो जीवाश्म होता है वो पाया जाता है। उसके अलावा इन चट्टानों में लोह अयस्क यानी कि लोहे का जो अयस्क होता है, ठीक है, उसको आयरन ओर बोला जाता है, वो पाया जाता है। फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की जो चट्टान होती है ये सारी चीज़ इसमें पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम खनिज तेल की बात करें तो वो भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अप्रसेय चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रसेय सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखिए, तो एक होता है अप्रसेय चट्टान। ठीक है, तो अगर दो अप्रसेय चट्टान है और उसके बीच में एक प्रसेय सेल की परत आ जाता है तो वही क्या होता है कि एक मतलब खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर देती है, कि यानी कि वहाँ पे खनिज तेल पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और दामोदर नदी की बात करें या फिर महानदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, जो दामोदर नदी होता है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट सेशन में बताइएगा। और महानदी की बात करें तो महानदी पर ही हीराकुंड डैम है। गोदावरी नदी की बात करें, ठीक है, या फिर ये जो इनकी बेसिन्स है वहाँ पे अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो वहाँ पे जो भी अवसादी चट्टान होता है वहाँ पे क्या होता है कि कोयला पाया जाता है।
आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला। तो आगरा का जो किला है, ठीक है, आगरा का किला एक है, आगरा में तो ताजमहल है ही, वहाँ पे आगरा का किला भी है जो रेड कलर का थोड़ा सा दिखता है, रेडिश कलर, तो वो आगरा का किला है। और तथा जो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, ये दोनों के दोनों बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। तो दिल्ली का लाल किला या फिर आगरा का जो किला है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, तो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान है, उससे बना हुआ है। तो ये अवसादी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है, कि मेटामॉर्फिक चट्टान क्या होता है, जिसको हम लोग कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें ताप यानी कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर यानी कि दाब हो गया, या फिर केमिकल रिएक्शन के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान हो गया और अवसादी चट्टान हो गया, इन दोनों से क्या होता है कि कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। किस वजह से, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया या फिर केमिकल रिएक्शन, इन सब वजह से वो क्या होता है, टूट टूट के वो कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण यानी कि किस तरह से ये रूपांतरण होता है, तो स्लेट से फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट से सिस्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो जो स्लेट होता है वो फाइलाइट में चेंज हो जाता है और फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। तो समझ में आ गया होगा मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो हमने चट्टान के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्या टॉपिक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्केनो के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब वोल्केनो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार जो नया साल आ रहा है, तो इस बार नया साल में कुछ अलग तरीके से सब चीज़ कवर कराया जाएगा और बिना किसी डिले के कराया जाएगा। इस चीज़ को आपको भी मतलब अपने अंदर बैठा लेना है कि डेली रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है और इसको देखना है वीडियोज़ को और इससे सीखना समझना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। तो ज्वालामुखी की बात करें तो इसको इंग्लिश में वोल्केनो बोला जाता है, ठीक है। जो ज्वालामुखी होता है वो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का जो पिघला पदार्थ जैसे कि लावा हो गया, राख हो गया, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। तो ज्वालामुखी क्या होता है कि प्राकृतिक में एक तरह का होल हो गया, ठीक है, छेद हो गया, जैसे कि पहाड़ हो गया, ठीक है, इस तरह से पहाड़ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए होल हो गया, ठीक है। अब इस होल में से कंटिन्यू पीला पदार्थ जो होता है लावा, उसके अलावा राख वगैरह निकल रहा है, उसके अलावा भाप वगैरह निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलते रहा है, गैस वगैरह निकल रहा है। तो इसको ही ज्वालामुखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। और मान लीजिए कि इसमें से जो लावा निकला, ठीक है, तो लावा तो लिक्विड में होता है यानी कि वो द्रव के रूप में होता है और जैसे ही बाहर निकला तो वो क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, वो तुरंत जम जाता है और जम के वो क्या होता है कि ठंडा हो मतलब ठंडा होकर जम जाता है और वो ठोस का रूप धारण कर लेता है जिसे सिंडर कहते हैं और उसको ही क्या कहा जाता है, तो सिंडर कहा जाता है। तो सिंडर अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो ज्वालामुखी से जब हवा के साथ जो लावा निकलता है बाहर और वो ठंडा होकर छोटे ठोस का रूप धारण कर लेता है जिसे सिंडर कहा जाता है। तो सिंडर समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो जो उद्गार होता है वहाँ से जो गैसेस निकलती है तो उसमें जो वाष्प होता है, ठीक है, उसका जो प्रतिशत है ज़्यादा होता है यानी कि ज़्यादा मात्रा में वाष्प निकलता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है और जो उद्गार की अवधि होती है उसके हिसाब से अगर हम ज्वालामुखी की टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो कितनी प्रकार होती है? 3 प्रकार होती है। चलिए एक एक करके सारे प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है जिसको सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ही शुरू करने वाले हैं, सक्रिय ज्वालामुखी को। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, इसके बारे में एक एक पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इसमें अक्सर उद्गार होता है यानी कि इसमें हमेशा कुछ निकलते रहेगा, इसके अंदर से लावा वगैरह या फिर जो गैसेस हैं वो सारी चीज़ें, राख हो गया, वो इसमें से निकलता रहेगा। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो पूरे वर्ल्ड में कितने एक्टिव वोल्केनो हैं, तो पूरे अगर हम बात करें तो 500 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा जो उसका होल होता है, छिद्र होता है, उससे कुछ ना कुछ निकलते रहता है, ठीक है। तो उसको एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है और ऐसा पूरे विश्व में कितना है? 500 है। इसमें से अगर हम प्रमुख की बात करें कि मेन कौन कौन सा है, तो इटली का एटना तथा
स्ट्राम्बोली, ठीक है। तो इटली में स्थित एटना तथा स्ट्राम्बोली है। मैक्सिको यानी कि जो उत्तर अमेरिका है वहाँ पे स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं ये सारे काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, ठीक है। जब इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है इसकी अगर हम बात करें तो 40 बार से अधिक बार इससे उद्गार यानी कि इससे चीज़ें निकल चुकी है। तो चलिए स्ट्राम्बोली की हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो स्ट्राम्बोली की अगर हम बात करें, स्ट्राम्बोली तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। तो ये जो स्ट्राम्बोली है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो भूमध्य सागर है वहाँ पे सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर ये अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है और इसमें से हमेशा जो एक गैस है जो प्रज्वलित यानी कि जलता रहता है वो निकलता है, जिस से आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। और इस वजह से क्या होता है कि उसके आसपास के जो भी मतलब जगह है वो क्या होता है, लाइटेन रहता है यानी कि प्रकाशित रहता है, वहाँ पे उजाला फैला रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और इसी वजह से हमेशा वहाँ से लाइट निकल रहा है। तो क्या बोला गया है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस, आपके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब पहले शिप से लोग जाया करते थे तो लाइट हाउस बनाया जाता था ताकि उससे पता चले लोगों को डायरेक्शन वगैरह। तो ये लाइट हाउस का काम करता है क्योंकि इसका प्रकाश हमेशा निकलते रहता है। तो ये याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सेकंड है प्रसुप्त, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको हम लोग डोरमेंट बोलते हैं, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है आइए समझते हैं। तो जिस में निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, यानी कि अगर आसपास की हम बात करें कुछ सालों से, तो जिसमें कोई उद्गार नहीं हुआ, जिससे कोई भी मतलब चीज़ें निकलते हुए नहीं पाया गया है, जिससे कि उसमें से लावा निकलता है, गैस निकलता है, राख निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें से निकलते हुए नहीं पाया गया है। अगर हम अतीत में बात करें पास्ट में कुछ टाइम से, तो उसको ही डोरमेंट वोल्केनो बोला जाता है यानी कि प्रस्तुत ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं है कि अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगर उदाहरण की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो विसुयस जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, क्राकाटुआ जो कि सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है, फ्यूजियामा अगर हम बात करें तो ये जापान में स्थित है, मेयन की बात करें तो फिलीपींस में स्थित है। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, डोरमेंट वोल्केनो के। इसके बाद एक आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। एक होता है एक्सटिंक्ट जिसको एकदम शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। जो तीसरा प्रकार इसको एक्सटिंक्ट यानी कि शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। तो चलिए अब इसको जानते हैं। तो वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है। अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, जब से हम लोग मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तब से उसमें किसी भी तरह का उद्गार नहीं देखा गया है, और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, और ऐसा भी माना जाता है कि उसमें अब उससे कोई उद्गार नहीं होगा। इसके उदाहरण के तो उसको ही शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कोह सुल्तान एवं देवंत जो कि ईरान में स्थित है, पोपा की बात करें तो म्यांमार में स्थित है, किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, और चिम्बराजो जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए शांत ज्वालामुखी के। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया है। अब चलिए आगे के हम लोग पॉइंट को कवर करते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, इसको समझते हैं, जानते हैं। तो दिया गया कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। तो जितने भी अगर हम बात करें कि सक्रिय ज्वालामुखी 500 के आसपास में है, और उसका अधिकांश हम देखें तो कहाँ पे से, तो जो प्रशांत महासागर का तटीय भाग है वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। तो जो प्रशांत महासागर का परिमेखला है उसको अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस मतलब जो फायर रिंग ऑफ पैसिफिक यानी कि अग्निवलय किसको कहा जाता है, तो परिमेखला को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि जो एक्टिव वोल्केनो है यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका और जो एशिया महाद्वीप है उसके तटों पर सबसे ज़्यादा आपको सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे आपको एक भी वोल्केनो यानी कि एक भी
ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे गेजर, ठीक है, गेसर की बात करें तो गेसर के बारे में क्या दिया गया है, तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। तो गेसर कहा जाता है कि ऐसे ज्वालामुखी, ठीक है, जिसके क्षेत्रों में जब उद्गार होता है तो उस समय वो दरार जो उसमें दरार पड़ता है और सुराख होता है, उससे होकर जो जल होता है तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है, यानी कि काफ़ी हाइट तक जब उससे निकलता है तो उसे गेसर कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो जो ओल्ड फेथफुल गेजर हो गया, यह यूएसए का येलोस्टोन पार्क में है, ठीक है। तो ये यूएसए का एक येलोस्टोन पार्क है, वहाँ पे स्थित आपको ओल्ड फेथफुल गेजर देखने को मिलेगा। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है, और ये जो ज्वालामुखी है यहाँ, तो जो इससे गेजर बना हुआ है, इसमें हर मिनट में कुछ उससे मतलब वाष्प या फिर पानी वगैरह निकलते रहता है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो धुआंड़े के बारे में दिया गया, ठीक है, कि धुआंड़े क्या होता है। चलिए धुआंड़े की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको फीमारोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूमारोल्स बोला जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो फ्यूमारोल्स की अगर हम बात करें तो जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी जो है क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है, इसमें गैस और जलवाष्प निकलते रहते हैं। तो जो ये ऐसा ज्वालामुखी जिसके क्रिया के अंतिम अवस्था में का वो जो प्रतीक होता है उसको धुआंड़े बोला जाता है, और इनसे क्या होता है, गैस और जलवाष्प निकलते रहता है। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है, और जो गंधक युक्त धुआंरा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का जो कि यूएसए में स्थित है, उसके कटमाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या कहा जाता है, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है किसको, तो अलास्का यूएसए का एक जगह, यूएसए में जगह है, वहाँ पे एक कटमाई पर्वत है, वहाँ उसको हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो दिया गया है कि ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दिया गया कि ईरान का एक कोह सुल्तान धुआरा है, और न्यूजीलैंड की जो प्लेंटी की खाड़ी है वहाँ पे स्थित हाइट द्वीप का जो धुआरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको और 3 पॉइंट बचा हुआ है, इसको कवर करेंगे, और बाकी हम लोग जो भूकंप जिसको अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो कोटापेक्सी, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा, कोटापेक्सी हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो 19,613 फीट, ठीक है, इक्वाडोर में है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। हाइट कितना है, 19,613 फीट। फीट है, मीटर नहीं है, ठीक है। तो ये इससे नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। तो विश्व में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ओजस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली जो देश है उसके बॉर्डर पे स्थित आपको मिल जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, और जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग सेशन करने वाले हैं उसमें हम लोग भूकंप के बारे में स्टार्ट करेंगे। भूकंप क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से भूकंप आता है, कैसे मेजर करते हैं, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट हम लोग सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।